औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर ले, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने ABC पढ़ा था, हार्डवर्ड मार्क 1, ENIAC, ट्रांजिस्टर पढ़े थे, इसके साथ माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IBM PC और एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर हमने पढ़े थे। ये जो फर्स्ट लेक्चर में जो हिस्ट्री की कुछ हिस्सा बाकी था उसको हमने सेकंड जनरेशन में कंप्लीट किया। अभी थर्ड जनरेशन के पे आते अभी थर्ड लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में अभी हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 3। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन क्या होती है। जनरेशन बेसिकली मतलब दौर होता है कंप्यूटर का, कि पहले जब कंप्यूटर शुरू हुए बनना तो पहली दौर में वो कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, फिर इसके बाद कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, फिर इसके बाद और आजकल कौन से टेक्नोलॉजी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, और फ्यूचर में कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली टेक्नोलॉजी पे बेस है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे साथ क्या है, हमारे साथ 5 जनरेशन है। इस लेक्चर में हम तो 2 जनरेशन पढ़ेंगे, फिर आगे 3 जनरेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन आज हम पढ़ेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर डेवलप फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर कैटेगराइज्ड एज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम के साथ साथ जितने भी कंप्यूटर बन गए उसको टेक्नोलॉजी के बेस पे मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो जनरेशन है हमारे साथ वो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, सबसे पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की है वो हमारे साथ है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम टेक्नोलॉजी पे बेस है, मतलब जो पहले कंप्यूटर बन गए थे, जो स्टार्ट में सबसे पहले कंप्यूटर बन रहे थे वो वैक्यूम टेक्नोलॉजी पे बेस थी। और वैक्यूम टेक्नोलॉजी, वैक्यूम का जो साइज है वो बड़ा था, उसी वजह से कंप्यूटर की साइज भी बड़ी थी और वैक्यूम महंगा था। इसी वजह से जो पहले कंप्यूटर थे वो भी कॉस्टली थे, क्योंकि वैक्यूम जिस मटेरियल से बन रहा था वो मटेरियल एक्सपेंसिव था। तो इस वजह से ये कंप्यूटर भी महंगे थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब हमारे साथ महंगा था। और कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ी थी कि इसके लिए स्पेशल रूम बनाए जाते थे, स्पेशल रूम में उसको रखा जाता था। और क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब था वो हीट अप हो रहे थे, ठीक है, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज थी कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, और जब कंप्यूटर ज़्यादा टाइम तक ऑन हो जाता था तो वो इतना गर्म हो जाते थे कि वो बर्न हो जाती थी और उसमें उसमें आग आग लग जाती थी। तो इसलिए इसको एक अलग रूम में रखकर इसके लिए वेंटिलेशन का सारा निज़ाम बनाया जाता था ताकि इससे हवा निकल जाए। लेकिन फिर भी इसको ऐसा करते थे कि कुछ टाइम के लिए ऑन कर देते थे, बस जब गर्म हो जाता था तो उसको ऑफ करके फिर कुछ देर बाद दोबारा इसको ऑन कर दिया जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी इसके हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज।
वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेज अभी हमने पढ़े, लेकिन इसको इसलिए यूज कर रहा था, इसको इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी उस दौर में नहीं था ताकि वो यूज कर ले। ये ट्रांजिस्टर और सीज वगैरह तो ये बाद में बन गए ना, तो ये सिर्फ ओनली टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, ओनली वैक्यूम ट्यूब था उस जमाने में, तो उसको यूज कर रहे थे ये लोग। कैन कैलकुलेट डेटा इन मिलीसेकंड। उस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो इतनी फास्ट नहीं थी, वो मिलीसेकंड में डेटा को कैलकुलेट कर रहा था। जिस तरह मैंने कहा पहले कहा था आप लोगों को कि हमारे पास जो ENIAC है वो फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है, तो वो 5000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकता था, तो मिलीसेकंड में वो कैलकुलेशन करते थे। डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस क्या थे। दीज कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज में बड़े थे क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे थे और वैक्यूम ट्यूब की साइज बड़ी थी, इसलिए इस कंप्यूटर की साइज भी बड़ी थी। कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या ज़्यादा पावर दरकार थी, इसलिए सिस्टम के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी। हीटेड वेरी सून ड्यू टू 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि हज़ारों वैक्यूम ट्यूब लगे थे एक सिस्टम में। जिस तरह ENIAC में तकरीबन 19,000 थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। और जिस तरह मैंने अभी कहा कि इसके लिए अलग रूम बनाया जाता था और उसमें वेंटिलेशन का सारा निज़ाम होता था ताकि वहाँ से एयर पास हो जाए, लेकिन फिर भी ये गर्म होता था और इसी वजह से ज़्यादा देर तक ऑन नहीं कर दी जाती थी, फिर दोबारा ऑफ करके कुछ डिले के बाद दोबारा ऑन कर दी जाती थी। तो एयर कंडीशनिंग व रिक्वायर्ड का मतलब ये नहीं है कि AC लगाया जाता था, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेंटिलेशन का निज़ाम बनाया जाता था उस रूम में। नॉन पोर्टेबल था और लिमिटेड कमर्शियल यूज़ थी उसकी, और स्पीड भी इसकी स्लो थी। लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी थी, क्योंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे ये सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ कर रहा था, नहीं सॉरी, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था, तो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी इसमें कम थी। यूज़ मशीन लैंग्वेज ओनली, जैसा मैंने अभी कहा कि ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था। हमारे पास जो लैंग्वेज है वो दो टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं। एक हमारे पास होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरे होते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो मशीन की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो होते हैं जो इंसान उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है, इंसानों की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता है, इंसान समझ सकता है। और जो मशीन लैंग्वेज है, या मशीन लैंग्वेज में हमारे पास टू टाइप्स है, जिसमें एक असेंबली लैंग्वेज है और एक हमारे पास है सॉरी लो लेवल लैंग्वेज में टू टाइप्स है, एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है और एक मशीन लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज तब भी इंसान थोड़ा सा समझ सकता है, जिस तरह उसमें एड AX इस तरह हम लिखते हैं कि एडिशन के लिए ADD का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं उसमें, और सब्ट्रैक्शन के लिए SUB का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा हमारी लैंग्वेजेस की तरफ उसका झुकाव थोड़ा सा है, लेकिन मशीन लैंग्वेज तो सिर्फ 0 और 1 है, तो सिर्फ मशीन इसको समझ सकता है और इंसान नहीं समझता। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को आजकल दे रहे हैं, तो इसमें ये होता है, कंप्यूटर में मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर लगा होता है, जो हम कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का काम ये है कि जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करते हैं। जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो मशीन समझ सकता है कि यूज़र क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन नहीं समझता, सिर्फ वो अपनी लैंग्वेज को 0 और 1 की फॉर्म वाली लैंग्वेज को समझ सकता है। तो इसी वजह से इस तरह इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट। इनपुट के लिए वो पंच कार्ड यूज कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ, फिर दोबारा यहाँ से आगे जाके रिकॉर्ड करूँगा सारी। ठीक है, सारी कुछ वजह से मैंने स्टॉप किया था, अभी दोबारा शुरू किया। तो मैं ये बताने वाला था कि यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट। आजकल इनपुट के लिए हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो उस जमाने में पंच कार्ड यूज हो रहा था। एग्जांपल इसका यूनिक और यूनिक है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, और ये दोनों कंप्यूटर उस सेम साइंटिस्ट ने सेम लोगों ने बनाए थे। ठीक है, ठीक है, तो अभी आ गई सेकंड जनरेशन की बारी। तो सेकंड जनरेशन में क्या है, तो सेकंड जनरेशन अब कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या होती थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था। जब ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी आ गई तो वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया। कंप्यूटर बनाने वालों ने वैक्यूम ट्यूब से के ज़रिए वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाने वाले कंप्यूटर को ख़त्म कर दिया, और ट्रांजिस्टर पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर कंप्यूटर बनना शुरू हो गए थे। इसकी वजह ये थी कि ट्रांजिस्टर हर लिहाज से वैक्यूम ट्यूब से बेहतर थी। जिस तरह दूसरे लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताया था कि ट्रांजिस्टर 1947 में 3 साइंटिस्ट विलियम शोकले, विलियम ब्रेटेन और जॉन बेर्डेन साहब ने बनाई थी, और इन लोगों को इस सिलसिले में एक नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो थी उसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब की साइज बड़ी थी, तो ट्रांजिस्टर की साइज वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में छोटी थी। वैक्यूम ट्यूब से एक ट्रांजिस्टर की साइज तकरीबन 200 गुना छोटी थी। एक वैक्यूम ट्यूब की साइज एक ट्रांजिस्टर की साइज से 200 गुना ज़्यादा थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से 200 गुना या 200 टाइम छोटी थी, और इसकी स्पीड भी तेज थी। एक ट्रांजिस्टर की स्पीड वैक्यूम ट्यूब से 40 टाइम फास्ट थी, और ये गर्म तो हो रहे थे, हीट अप हो रहे थे, लेकिन इतना हीट अप नहीं हो रहा था ये ट्रांजिस्टर जितना वैक्यूम ट्यूब हीट अप हो रहे थे, और इसमें आग भी नहीं लगती। ठीक है, तो इसके लिए भी एयर कंडीशनिंग यानी जिस तरह वेंटिलेशन वाले रूम की ज़रूरत तो थी, लेकिन इतना हीटअप ये नहीं हो रहा था। ठीक है, तो second generation of computer used transistor. The size of computer was decreased by replacing vacuum tube with transistor. जैसे मैंने आपको बताया कि 200 टाइम छोटा था ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से, तो इसी तरीके से कंप्यूटर की साइज भी 200 टाइम छोटी हो गई थी। अभी इसके एडवांटेज की तरफ आते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। The size of computer smaller as compared to first generation. कंप्यूटर की साइज कम हो गई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के निस्बत। मोर रिलायबल, यूज लेस एनर्जी, तो पावर भी ट्रांजिस्टर के लिए कम दरकार थी वैक्यूम ट्यूब की के निस्बत, इसलिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए भी कम एनर्जी दरकार थी। जितना फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए दरकार थी उसकी निस्बत इसके लिए भी कम पावर की ज़रूरत होती थी। वाइडर कमर्शियल यूज़, या सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये जब
कंप्यूटर ज़्यादा बनना शुरू हो गए, क्योंकि इजी हो गए ना, ट्रांजिस्टर की कीमत भी कम थी कीमती की निस्बत, तो इसलिए ये ज़्यादा बनना शुरू हो गए थे। बेटर स्पीड कुड कैलकुलेट इन माइक्रो सेकंड, अभी ये माइक्रो सेकंड पे आ गया, पहले ये मिली सेकंड था, अभी इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि एक ट्रांजिस्टर की स्पीड कीमती की निस्बत 40 गुना ज़्यादा थी या फास्ट थी। यूज फास्टर डिवाइस लाइक प्रिंटर एंड टेप ड्राइव, यहाँ पर टेप ड्राइव और प्रिंटर भी इंट्रोड्यूस हुए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। यूज असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज, अभी यहाँ पर मशीन लैंग्वेज के बजाय असेंबली लैंग्वेज में काम होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि असेंबली लैंग्वेज इंसान कुछ न कुछ समझ सकता है और मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकता। डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, इन कंडीशनिंग इसके लिए भी दरकार थी, इस तरह वेंटिलेशन या हवा का निकलना या ऐसी जगह पर निकलना जहाँ पर हवा हो, तो ये इसके लिए भी ज़रूरत थी। ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। पंच कार्ड वर यूज फॉर इनपुट, पंच कार्ड यहाँ पर भी यूज हो रहा था। एग्जांपल इसकी क्या थी, एग्जांपल इसके IBM 7094 7074 एक IBM का मॉडल है, ये सीरीज सेकंड जनरेशन का एग्जांपल है, और IBM 1400 वाला सीरीज ये IBM का सेकंड जनरेशन का एग्जांपल है। इसमें एक बात ये भी है कि जब भी आप लोग लिखते हो डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस लिखते हो एक जनरेशन की, मिसाल के तौर पर आप सेकंड जनरेशन की लिखते हो, या तो आप इस तरह लिखते हैं, सारों में ये 3-4 बातें सेम है। एक ये है कि जो सेकंड जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन की निस्बत स्मॉल थी, इस तरह थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन की निस्बत स्मॉल थी, इस तरह फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन की निस्बत स्मॉल थी साइज में, ठीक है। इस तरह सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की निस्बत मोर रिलायबल थी, इस तरह थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन की निस्बत मोर रिलायबल थी, और फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन की निस्बत मोर रिलायबल थी। इस तरह सेकंड जनरेशन को कम एनर्जी दरकार थी फर्स्ट जनरेशन की निस्बत, और थर्ड को कम एनर्जी दरकार थी सेकंड की निस्बत, और फोर्थ को कम दरकार थी थर्ड की निस्बत। इस तरह जो स्पीड है, सेकंड जनरेशन की स्पीड ज़्यादा थी फर्स्ट से, थर्ड की स्पीड ज़्यादा थी सेकंड से, फोर्थ की स्पीड ज़्यादा थी थर्ड से, ठीक है। तो ये 4 बातें कॉमन थी। तो ये आप लोग सार में अगर इस तरह अगर क्वेश्चन आया, आप लोग लिखते हो, इसका आंसर लिखते हो एडवांटेजेस में, तो ये 4 बातें सेकंड जनरेशन में आप भी लिख सकते हो, थर्ड में भी लिख सकते हो, और फोर्थ में भी ये बातें लिख सकते हो, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस हो गए, और यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल आप लोगों का है, तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। आप लोग जो वीडियो है तो चैनल पे, तो वहाँ पर आप कमेंट्स भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ग्रुप में आप लोगों को ऑडियो मैसेज के ज़रिए इसका आंसर दे सकता हूँ, और जो भी मसला है वो आप लोग मुझे बता सकते हो। इसके अलावा पहले भी मैंने आपको बताया कि लेक्चर को देखा करो, इसको स्टडी किया करो, आप देख लो कि क्या क्या मसले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप मुझे बता दो, तो ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर लेक्चर के जो अगर मेथड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, ये मेथड आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो उसको भी मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कि अगर इसी तरह आप लोगों को सही लगता है कि ये मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को ये इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये सही है। अगर आप लोग ये जो दूसरा तरीका है जूम वाला या गूगल मीट वाला, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम होती है, तो उसी वजह से ये मुश्किल होगा, ठीक है। तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर शायद, तो इसलिए मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं दीर में हूँ, तो यहाँ पर मसला होता है
हमारे गांव में मसला है, बाकी ज़्यादा जगहों पर तो स्पीड अच्छी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, तो इसी वजह से नेट की स्पीड कम होती है। जब मैं पेशावर आ जाऊँगा तो ईद के बाद शायद मैं पेशावर में रहूँगा, तो इसलिए वहाँ पर फिर कोई मसला नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से ऑनलाइन क्लास भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।